नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं राजस्थान वनपाल वन रक्षक भर्ती के चौथे मॉडल पेपर की। 3 मॉडल पेपर पहले मैं करवा चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर अपन किसकी बात कर रहे हैं? फॉरेस्टर या फॉरेस्ट गार्ड जिसको अपन कह सकते हैं। दोनों का ये एक ही एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब एक ही पैटर्न है उसका। एक में 10th लेवल है, एक में 12th लेवल है। 6 तारीख को आपको एग्ज़ाम होने वाला है, एक 12-13 को आपके एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी एग्ज़ाम को आपको ध्यान में रखते हुए ये मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें अपन किसकी बात कर रहे हैं? वनपाल वन रक्षक दोनों की ही अपन बात करेंगे। दोनों ही लेवल का आपके ये मॉडल पेपर रहने वाला है, कंबाइंड रूप से तैयार किया गया है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न आपके सामने है, आबू का जैन मंदिर किस से बना है? ये नहीं पूछा जा रहा कि किसके द्वारा बनवाया गया, आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस चीज से बना हुआ है। तो इसमें अगर बात करें तो ये साथियों, आबू के जैन मंदिर की बात करें तो जैन मंदिर है, ये किस चीज से बना है? ये सफेद मार्बल से बना है। तो इस जिसको कहते हैं संगमरमर, क्या कहते हैं? संगमरमर कहा जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वो कौन था? तो साथियों बात आती है चंद्रगुप्त सेकंड की। इसकी चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड ये ऐसा पहला शासक था जिसने किसकी उपाधि धारण की? परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसकी परम भागवत। तो चंद्रगुप्त सेकंड आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, तीसरा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तीसरे प्रश्न की अगर बात करें तो यह है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इक्ता व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये इक्ता व्यवस्था की अगर बात करें तो ये प्रारंभ की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गया? तो अजमेर में आपको पता है किसकी दरगाह है? अजमेर में दरगाह बनी हुई है, किसकी है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यही दरगाह बनी हुई है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की अगर बात करें तो ये बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ये सर्वप्रथम अजमेर में बस गया था। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ? मध्य पाषाण काल, नव पाषाण, पुरा पाषाण, सिंधु सभ्यता। यानी कि कौन सा ऐसा युग था जिसमें आपके कृषि कार्य है वो प्रारंभ हो गया था, कृषि का उत्पादन है वो प्रारंभ हो चुका था? तो कृषि उत्पादन की बात करें तो ये नवपाषाण, नवपाषाण काल था जिसमें कृषि उत्पादन प्रारंभ हो गया था। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न कि निम्नलिखित में से किन स्थलों पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? देखो, नवपाषाण में कृषि, नवपाषाण में क्या प्रारंभ हुआ? कृषि उत्पादन प्रारंभ हो गया था। यहां पर पूछा जा रहा है मध्य पाषाण में तो कौन से स्थान से आपको पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो ये मिलते हैं बागोर सभ्यता से। बागोर कहां पर है? भीलवाड़ा। बागोर भीलवाड़ा से पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाए। अगला है देखिए, ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति संग्रहित नहीं है? ऋग्वेद, 4 वेदों के नाम आपने सुना होगा, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद है वो सबसे नवीनतम वेद है। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें तो बिल्कुल आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, पशुपति की स्तुति संग्रहित नहीं है। अगला है, हरिहर और बुक्का किस राज्य के सामंत थे? हरिहर और बुक्का ये 10th लेवल के हैं सब। तो हरिहर और बुक्का की बात करें तो ये किस राज्य के सामंत हुआ करते थे? तो ये काकतीय राज्य के सामंत हुआ करते थे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, तुजुक ए बाबरी लेखक
कौन है? तुजुक-ए बाबरी का लेखक कौन है? ये आपसे पूछा जा रहा है। कौन सी है? तुजुक-ए बाबरी। तुजुक-ए बाबरी की बात करें तो इसका लेखक है हुमायूं। कौन है? हुमायूं। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर देखिए आगे मकबरा दे रखा है एक तरफ शासक दे रखा है। तो अगर आपको पता हो न हो, एक चीज आपको पता होगी कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। और जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। और अकबर का कहाँ है? सिकंदरा में। तो आपका कौन सा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया? फ्रांसीसी कंपनी ने। तो फ्रांसीसी कंपनी की अगर बात करें तो सबसे पहला कारखाना इसने स्थापित किया था कहाँ पर? सूरत में। कहाँ पर अपनी कंपनी डाली थी? सूरत में इसने पहला कारखाना स्थापित किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अब दिख रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर देखिए पूछा जा रहा है कि भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध से माना जाता है? ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता किस युद्ध से प्रारंभ हुई मानी जाती है? तो ये मानी जाती है प्लासी के युद्ध से। प्लासी के युद्ध के बाद यहां पर ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का प्रारंभ हो चुका था भारत में। अगला है, सालबाई की संधि का संबंध किस युद्ध से है? कौन सी संधि है? सालबाई की संधि। तो साथियों अगर बात करें सालबाई की संधि की, तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। कौन सा युद्ध है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मतलब अंग्रेज और मराठाओं के बीच जो पहला युद्ध हुआ था उसके अंतर्गत आती है सालबाई की संधि। अगला है आपके सामने, लॉर्ड डलहौजी के राज्य विलय सिद्धांत का सर्वप्रथम शिकार कौन सा राज्य हुआ? डलहौजी का सिद्धांत था राज्य विलय का सिद्धांत। इसके तहत किस राज्य को सर्वप्रथम विलय किया गया था, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो इसमें अगर बात करें तो सर्वप्रथम विलय किया गया सतारा का। इसका सतारा का विलय हुआ था। तो सर्वप्रथम शिकार राज्य कौन सा हो गया? सतारा। अगला है, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर कब्जा किया था? तो सर्वप्रथम दिल्ली पर कब्जा किया था अंग्रेजों ने। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली पर कब्जा किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? किसान संघर्ष है वो ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था। बिल्कुल यहां पर बात करें तो वो हो जाएगा फुलागुरी धावा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम नेता किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम नेता। भारतीय पुनर्जागरण की अगर बात करें तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम नेता। किसको? RRM, राजा राम मोहन राय, RRM राय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है कि स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए? स्वदेशी और बहिष्कार, तो ये कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था उसमें स्वदेशी को अपनाने की बात की गई और विदेशी का बहिष्कार करने की बात की गई थी। अगला है, अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो अभिनव भारत की अगर बात करें
तो ये किया गया था वीडी सावरकर के द्वारा। किसके द्वारा? वीडी सावरकर का नाम आपने सुना होगा, जिनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। तो इनके द्वारा इसका संगठन किया गया था अभिनव भारत का। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है कि 1919 की जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। देखो, इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा गया है कई बार कि नाइटहुड की उपाधि कब लौटा दी गई थी, किस कारण से? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण से। यहां से पूछा जा रहा है कि किसने लौटा दी, तो यहां पर आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद सृजन करने का प्रस्ताव देने की इजाजत मिलती है? तो इसमें अगर बात करें तो अनुच्छेद है एक 169 के तहत ये अधिकार है विधानसभा को कि विधान परिषद का सृजन किया जाए। अनुच्छेद 169 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ? तो आपको पता ही है पंचायती राज का शुभारंभ नागौर से हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। और ये कहां से हुआ? तो 22 में आपके थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान के नागौर जिले से। ठीक है, 2 अक्टूबर के दिन पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है? किस स्थिति में संसद है और राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है? राष्ट्रपति की इच्छा से राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, किसी भी परिस्थिति में विधानमंडल से पूछकर। तो यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा कि यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो संसद कानून बना सकती है राज्य सूची पर भी। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अगर बात करें, ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके प्रति? लोकसभा के प्रति। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो यहां पर अगर बात करें तो जो आपके निर्वाचन आयुक्त है, ये या तो आपके 6 वर्ष तक रह सकता है या 65 वर्ष तक, जो भी पहले होगा वो तब तक रह सकता है। तो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 6 या 65 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य को शामिल किया गया? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किसके सिफारिश पर शामिल किए गए? तो ये थे आपके स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य शामिल किए गए। अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार थे? जो संवैधानिक सभा थी, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार आपसे पूछा जा रहा है, संवैधानिक सलाहकार। तो कौन थे संवैधानिक सलाहकार? तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। कौन थे? BN राव। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 27 में। 28वां प्रश्न है कि कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? वित्त आयोग संवैधानिक है, नीति आयोग नहीं है, लोक सेवा आयोग है, चुनाव आयोग भी। नीति आयोग, जिसको योजना आयोग कहा जाता था, यह संवैधानिक संस्था नहीं। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति भी उपस्थित नहीं हो तो राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 29 में पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है,
जो हाई कोर्ट है, सॉरी, जिसको अपन सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है? चीफ जस्टिस, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो वो है आपके राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? आंध्र प्रदेश। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए आपके सामने है, राजस्थान में किस नदी पर माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया? कौन से बांध की बात हो रही है? माही बजाज सागर बांध। तो नाम से पता चल रहा है कौन सी नदी पर होगा? माही नदी पर। किस नदी पर है? माही नदी पर। आप मेरे को बताइए कि राजस्थान की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती हो? कर्क रेखा से 2 बार गुजरती हो या कर्क रेखा को 2 बार काटती हो, कौन सी नदी है? यहां पर आपका आंसर हो जाएगा माही बजाज सागर बांध का माही नदी। जंगल की ज्वाला किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है पलास को। पलास नाम का वृक्ष होता है, इसको कहते हैं क्योंकि इस पर लाल और पीले फूल आते हैं। लाल पीले फूल आने के कारण ऐसा लगता है कि जंगल में आग लग गई हो। दूसरी बात है, इसके रगड़ खाने से आग उत्पन्न हो सकती है, तो इस कारण भी इसको जंगल की ज्वाला कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, किस लोक देवते की स्मृति में परबतसर नागौर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला भरता है? कौन सी दशमी है? भाद्रपद शुक्ल दशमी। इस दशमी को कहा जाता है तेजा दशमी। कौन सी दशमी? तेजा दशमी कहा जाता है। और एक आती है भाद्रपद कृष्ण नवमी। कृष्ण नवमी को कहा जाता है गोगा नवमी। क्या कहा जाता है? गोगा नवमी। तो ये आपके तेजा दशमी है, तो यहां पर किसका मेला लगेगा? तेजा जी का। तो 33 में फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है कि राजस्थान में किस संत को पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है? तो बिल्कुल नाम आपने सुना होगा, जाम्बोजी। जाम्बोजी। जाम्बोजी का मुख्य स्थान मुकाम तालवा, ये कहां पर है? नोखा में आता है। और नोखा कहां पर है? आपके बीकानेर में। ठीक है। इनको कहा जाता है, इसमें इनके द्वारा संप्रदाय है विष्णुई संप्रदाय। और कौन कितने नियम हैं? 29 नियम हैं इनके। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। पर्यावरण वैज्ञानिक। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाए। इनके कहा जाता है कि सिर कट जाए पर अगर वृक्ष बच जाए तो सस्ता है। वृक्ष के आगे किसी का सिर कट जाए वृक्ष के लिए, वृक्ष की रक्षा के लिए, तो वो भी सस्ता मानिए आप, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। अगला है, राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? राज्य सूचना आयोग की अगर बात करें तो इसका गठन हुआ था 2006 में। 2006 में कब? अप्रैल में। तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके फोर्थ ऑप्शन, 35 में फोर्थ। अगला देखिए आपके सामने है कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा की पहाड़ियों के बीच कौन सा पहाड़ स्थित है? तो एक तरफ है आपके कौन सा? कुंभलगढ़। और एक तरफ आपके कौन सा है? गोगुंदा। तो बीच में पठार कौन सा है? तो बीच में पठार है आपके बोराट का पठार। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा आपका आंसर। किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती? तो बिल्कुल आपके 84 गढ़ से प्रवेश करती है चंबल नदी। फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके देखिए, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? मुख्यमंत्री के रूप में सबसे अधिक बार शपथ किसने ली है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया, जिनको कहा जाता है ML सुखाड़िया। ML सुखाड़िया ने यहां पर सर्वाधिक बार शपथ ली। 1857 का विद्रोह यानी कि 1857 की क्रांति राजस्थान में कहां से शुरू हुई? तो नसीराबाद छावनी से। कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी यहां पर। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? पर्यटन को उद्योग का दर्जा है वो किस वर्ष दिया गया? तो आपके 1989 में दिया गया। कब दिया गया? 1989 में। अगला है, किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन मिलते हैं? कौन से उप उष्ण? उप उष्ण की अगर बात करें तो ये मिलते हैं सिरोही में। अगला प्रश्न है, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई थी? कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति? तो सौर ऊर्जा नीति की अगर बात करें तो ये आपके 2019 में घोषित की गई। कब घोषित की गई? 2019 में। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 2019। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान मरु त्रिकोण का भाग नहीं? मरु त्रिकोण का भाग कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बाड़मेर इसका भाग नहीं है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि गोगेड़ाव संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में? गोगेड़ाव। तो गोगेड़ाव की अगर बात करें तो ये नागौर में। अगला है, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहां पर स्थित है? तो भाषा साहित्य और संस्कृति की अगर बात करें तो ये अकादमी आपके बीकानेर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, 2021 का कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी भाषा सेवा सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो इसकी अगर बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा शिवदान सिंह राणावत। क्या आंसर हो जाएगा? शिवदान सिंह राणावत आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नवंबर 2021 को राजस्थान के किस जिले में इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल का लोकार्पण किया गया? तो इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल का लोकार्पण प्रतापनगर जयपुर में किया गया। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, राजस्थान की उस महिला खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया अवनी लखेरा को। किसको? अवनी लखेरा को बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला अनाज एटीएम, पहला अनाज एटीएम है, पहला ग्रेन एटीएम इसको कहते हैं। तो ये आपके किस में लगा? गुरुग्राम हरियाणा में। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि देश के पहले ब्रिथ बैंक का उद्घाटन राजस्थान के किस जिले में? ब्रिथ बैंक यानी कि श्वास बैंक, तो ये जोधपुर में किया गया। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाए। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? ये खाद नहीं है, ये खाद्य है। खाद्य आपातकाल पता ही है आपको, जहां पर राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सारे पलट दिए गए और वो एक ही था श्रीलंका, और उसकी क्या लग गई? लंका लग गई। तो श्रीलंका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। अगला है कि बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा? बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में मान्यता दी किसने? एल सल्वाडोर ने। एल सल्वाडोर ने इसको मान्यता दे दी।
अगला, राजस्थान में छठे वित्त राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? कौन सा है? 6th है। और इसको क्या बनाया गया है? वित्त आयोग का अध्यक्ष। तो ये अध्यक्ष किसको बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया प्रद्युम्न सिंह को। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राजस्थान की वह प्रोफेसर जिसे लाइफ टाइम मरु रत्न अवार्ड दिया गया, 2021 से सम्मानित किया गया। तो बिल्कुल इनका नाम है इंदिरा व्यास। इंदिरा व्यास को क्या दिया गया? लाइफ टाइम मरु रत्न अवार्ड दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया डॉक्टर कनक साहा को। किसको? कनक साहा को दिया गया। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो हो जाएगा राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जंगली गधों का अभ्यारण्य तो 57 में आपके बिल्कुल गुजरात करेक्ट हो जाएगा। गुजरात में जंगली गधों का क्या स्थित है? अभ्यारण्य। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है? तो रिफ्ट घाटी की अगर बात करें तो वो नदी है नर्मदा। कौन सी है? नर्मदा। थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, स्वर्ण खनन के लिए प्रसिद्ध कुलगार्डी क्षेत्र किस देश में स्थित है? कुलगार्डी तो कुलगार्डी आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में विश्व में लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा? लौह अयस्क। लौह अयस्क का उत्पादन कौन करता है? तो ये करता है चीन। कौन करता है? चीन करता है। मसालों का बागान के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? मसालों का बागान तो मसालों का बागान कहा जाता है केरला को। किसको? केरला को कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? बिल्कुल प्राकृतिक संसाधन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में, शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी और उस उत्तर ध्रुवीय वनों में। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल सवाना आपकी सवाना है, वो शीतोष्ण घास का मैदान नहीं। अगला देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में देशों का सही आरोही क्रम। कौन सा क्रम पूछा जा रहा है? आरोही। तो बढ़ता हुआ क्रम आपको बताना है। तो बिल्कुल अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं? गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, कमजोर वर्गों की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना, बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार करना। अब देखिए, इसमें विस्तार कर रहे हैं जहां पर वित्तीय सेवाओं का, तो वहां पर तो वित्तीय समावेशन होगा। कमजोर वर्गों की समृद्धि के द्वार खोलना, तो इसमें भी वित्तीय समावेशन होगा। यहां पर सिकुड़ रहे हैं, विस्तार नहीं कर रहे हैं,
तो यहाँ पर समावेशन नहीं होगा, तो थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला है कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो घाटे से करों में कमी, मजदूरी में बढ़ोतरी, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी, मुद्रा आपूर्ति में कमी। तो इस साथियों यहाँ पर क्या होगा, 67 में थर्ड ऑप्शन आएगा, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना, तो बिल्कुल आपके यहाँ पर 2022 तक इस लक्ष्य को हासिल करना है, ये इसका टारगेट रखा गया था शुरुआत में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 69 में ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया। 69 में अगर बात करें, थर्ड ऑप्शन न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये चीन में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि लॉरेंज वक्र द्वारा किसे मापा जाता है। लॉरेंज वक्र, देखिए एक यहाँ पर क्या है, लॉरेंज वक्र है, और इससे क्या मापा जाता है, आय की विषमता मापी जाती है, यानी कि गरीबी यहाँ पर मापी जाती है। गरीबी मापने का एक और होता है जिसको कहते हैं गिन्नी गुणांक। आगे बढ़ते हैं। एक है अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहे हैं से एक सेब छोड़ा जाता है, तो पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिमान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, अधिक गति से गतिमान होगा। जो चक्कर लगा रहा है किसी का और वहां से सेब छोड़ा जाता है, तो क्या होगा, तो बिल्कुल इसका होगा कि अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान। थर्ड ऑप्शन। अगला है कि हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। तो हाइड्रोजन बम की अगर बात करें तो ये आपके अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया होती है। क्या होती है, संलयन, जिसमें जुड़ता है, संलयन का मतलब जुड़ना, तो ये होता है सेकंड ऑप्शन हो जाए। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन किसका जलीय विलयन होता है। तो हाइपोविलियन की अगर बात करें तो ये सोडियम थायोसल्फेट का जलीय विलयन होता है, सोडियम थायोसल्फेट। अगला है प्रोटीन में पाचक में सहायक एंजाइम है, प्रोटीन के पाचक में, तो वो हो जाएगा प्रोटीएज, ट्रिप्सिन। कौन सा हो जाएगा, प्रोटीएज, ट्रिप्सिन, सल्फेट्स और यूरिएज, कौन सा होगा। 74 में अगर बात करें तो ट्रिप्सिन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा स्क्वेरी रोग के इलाज में उपयोगी है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। और इसके इलाज में उपयोगी कौन सा है, जिसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी किस में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाए। अगला प्रश्न देखिए, किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होगी। तो न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी ऊंचाई के बराबर, एक चौथाई या दो गुनी। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि अपने को अगर अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है समतल दर्पण में, तो दर्पण है कम से कम अपनी ऊंचाई का आधा होना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 77 में देखिए, किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो विटामिन ए का निर्माण है वो हमारे शरीर में नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एड्स होता है, एड्स विषाणु से होता है। एड्स का ऐसे लिखा जाता है एड्स, इसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये किस वायरस से होता है, HIV वायरस से होता है। इसको कहा जाता है रेट्रो वायरस। कौन सा वायरस, रेट्रो।
वायरस। रेट्रोवायरस इसको कहा जाता है, ह्यूमन इम्यूनी डिफिशियंसी वायरस, यानी कि इम्यूनिटी को कमजोर करने वाला वायरस। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। दूध का सफेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है केसीन प्रोटीन, और इस केसीन प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। अगला है मर्ग मरीचिका का कारण है। मर्ग मरीचिका। मर्ग मरीचिका का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कौन सा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी के आधार पर आपके चलता है जो इसको क्या बोलते हैं, फाइबर वाला नेट आता है, वो भी इसी बेस पे होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तारों का टिमटिमाना। बेसिकली तारों का टिमटिमाने में अपवर्तन भी शामिल होता है, तो इसको आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं इसमें। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन मर्ग मरीचिका है, और एक ये जो फाइबर नेट आपके आता है उसके चालन में भी यही काम आता है। आगे है, जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? बर्फ पिघलती है तो आयतन घट जाता है। क्या होता है? आयतन घट जाता है। अगला है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। किससे निर्धारित होता है प्रकाश का रंग? तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य से होता है, जिसको लैम्डा से लिखा जाता है, इसको बोलते हैं लैम्डा। ये लैम्डा है, यही आपके प्रकाश का रंग निर्धारण करता है। 83 में देखिए, क्लोरोफिल में कौन सा एक तत्व पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन सा? Mg। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। मैग्नीशियम पाया जाता है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाए। 84 में है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? ज्वारीय ऊर्जा। तो ज्वारीय ऊर्जा आपके खंबात के खाड़ी में उत्पादन की जा सकती है। अगला प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो भारत का बादशाह था अकबर। कौन था? अकबर। 87 में निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र बौद्ध स्थल निरंजना नदी के किनारे स्थित था? तो निरंजना नदी के किनारे स्थित था बोध गया। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। आगे देखिए, अगला है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। और मानसिक रूप से दिव्यांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? दिव्यांग, जो मानसिक रूप से दिव्यांग है, जो सोच विचार नहीं सकता, उसके लिए कौन सा है? हैदराबाद में एक संस्थान स्थित है। अब देखिए, शानदार आपको दिखाई दे रहा होगा। अब तो मैं इसको छोटा कर ही देता हूं। अब देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो यह है बिहार, जहां पर सर्वाधिक क्या पाया जाता है? जनता का घनत्व पाया जाता है। अगला है, रवि अपनी कार से उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर सफर करता है। उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर, फिर वो बाएं मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है। 40, 30, पुनः बाएं मुड़ता है और फिर 30 किलोमीटर चलता है, तो फिर बाएं मुड़कर 50 किलोमीटर का सफर करता है। तो यहाँ पर आ गया 40 और 10, 50। तो वह अपने आरंभिक स्थिति से 10 किलोमीटर दूर है। 91 में क्या हो जाएगा? 1।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विकल्पों में से भिन्न कौन सा है। भिन्न अंकित युग्म छांटना आपको, तो इसमें आप चेक कर लीजिए, थर्ड वाला आपका आंसर है। दो नल P और Q एक टंकी को 12 मिनट और 18 मिनट में भरते हैं। एक साथ खोल दिया जाए तो 4 मिनट के बाद नल P को बंद कर दिया जाए तो शेष टंकी को भरने में नल Q कितना समय लगेगा। तो इसको करने में थोड़ा समय लगेगा, तो आप इसको कर लीजिए, 8 मिनट आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1830 और इसमें x आ रहा है, तो x का मान क्या आएगा। तो सिंपल है, आप चेक कर सकते हैं, 96 आ जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य 100 है, अंकित कितना करता है वो 120 करता है, और फिर वह अपने ग्राहकों को इस अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है। इस पर 8% की छूट देता है, तो लाभ का प्रतिशत आपको बताना। तो लाभ के प्रतिशत की बात करें तो यहां पर आपके कितना आ जाएगा, 10.4% आ जाएगा, करके चेक कर लेना। 96 में आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, 3:2 आएगा, चेक कर लेना। 97 में भी आपका फोर्थ हो जाएगा। 98 में अगर बात करें तो सेकंड हो जाएगा, और 99 में बात करें तो आपके इसमें भी सेकंड हो जाएगा। चेक करना पड़ेगा, समय लगेगा, इसलिए मैं आपको सीधे आंसर बता रहा हूं, आप इसको चेक कर लीजिए। वह कथन चुनिए जो कथन और निष्कर्ष के बारे में सत्य है। कुछ मेज कहानियां हैं, तो ये मेज है, और कुछ क्या है, कहानियां हैं। सभी कहानियां टेबल है, सभी कहानियां हैं वो क्या है, टेबल है। तो कुछ मेज भी क्या होगी, टेबल होगी। तो ये कुछ मेज भी क्या होगी, टेबल होगी। सभी मेज टेबल नहीं होगी, कुछ मेज टेबल होगी। तो इसमें आपके केवल फर्स्ट, केवल सेकंड सत्य है। कौन सा जाए, केवल सेकंड सत्य है, सेकंड ऑप्शन है। तो ये था आज का आपका मॉडल पेपर। उम्मीद यही है कि आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी इससे, और बहुत बेहतरीन आपको लगा होगा। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, यानी कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि नेक्स्ट मॉडल पेपर आपको जल्दी से मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।